abnormality ऑफ प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जैसे हाई रिस्क हमने जो कंडीशन पढ़ी है ना, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, उनमें कौन कौन सी कंडीशन है जो अबनॉर्मल हो सकती हैं या जो हाई रिस्क कोज कर सकती है, ठीक है, जिसको हमें ट्रीट करने की ज़रूरत है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ही, ठीक है। इसमें क्या है, फर्स्ट कंडीशन है एनीमिया इन प्रेगनेंसी। एनीमिया क्या होता है, मेरी आवाज़ आ रही है? एनीमिया में क्या होता है, खून की कमी यानी हीमोग्लोबिन की जो है कमी हो जाती है, ठीक है। नॉर्मली अगर तुम देखो, किसी का माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, हीमोग्लोबिन का लेवल जो होता है वो होता है 12 से लेके 14 तक महिलाओं में होता है, 14 ग्राम परसेंट तक, और उसके बाद 15 से लेके 17 तक आदमियों में होता है, मेल्स में होता है, ठीक है। अगर वो हीमोग्लोबिन 10 से नीचे आ जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो इस चीज़ को बोलते हैं हम एनीमिया, ठीक है। एक सामान्य स्त्री को HB या 11 से लेकर 14 ग्राम तक होता है। HB हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में O2 देने का, तो हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, वो हमारे ब्लड की सेल्स में ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें दिख रहा हो, ये तो है नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, ये नॉर्मल ब्लड ऐसे दिखता है, लेकिन एनीमिया में इस तरह से खून की कमी, हीमोग्लोबिन सेल्स की हीमोग्लोबिन की या रेड ब्लड सेल्स की कमी आने लगती है, ठीक है। कारण क्या होता है इसका, गर्भावस्था में 3 माह तक रक्त में परिवर्तन, जिससे रक्त की मात्रा बढ़ती है, परंतु HB हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ठीक है। क्या होता है ना कि जब प्रेग्नेंट होता है ना, जब फीमेल कोई प्रेग्नेंट होती है, तो उसके 3 महीने तक उसके ब्लड में जो है चेंजेस आते हैं, नॉर्मल चेंजेस है वो, ठीक है, प्रेग्नेंट होने की वजह से ही उसके ब्लड में चेंज आते हैं। तो उसके जो रक्त की मात्रा है ना, वो बढ़ जाती है, लेकिन रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं बढ़ती, ठीक है। तो सिर्फ उसका प्लाज्मा बढ़ जाना और लेकिन हीमोग्लोबिन ना बढ़ने की वजह से उसकी जो है खून में कमी आती है, हीमोग्लोबिन में कमी आती है, ठीक है, समझ आया। सिर्फ प्रेग्नेंट होने की वजह से ही उसमें ऐसा होता है। आयरन की कमी हो जाने से, बॉडी में अगर आयरन की कमी है तो उसका खून पूरी तरह से नहीं बन पाता। फॉलिक एसिड या विटामिन B12 की कमी से, सेम फॉलिक एसिड और विटामिन B2, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, हमारे बॉडी में ब्लड बनने के लिए हेल्प करती हैं। तो इन सब की कमी आ जाती है तो प्रॉपर ब्लड नहीं बनता, यानी खून की कमी हो जाती है। प्रोटीन की कमी से, रक्तस्राव से, मतलब ज़्यादा ब्लड बह जाने से, या टॉक्सीमिया उत्पन्न होने से, कोई टॉक्सीमिया उसको बीमारी उत्पन्न हो गई है तो उसकी वजह से उसको खून की कमी हो जाती है। तो ये कारण होते हैं। नॉर्मल सिर्फ प्रेगनेंसी होने से, आयरन की कमी होने से, फॉलिक एसिड की वजह से, प्रोटीन की कमी से, ब्लड लॉस होने से और टॉक्सीमिया उत्पन्न होने से, ठीक है, ये सब एनीमिया होने के कारण है। उसके बाद आता है एनीमिया। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन 12 से 16 ग्राम पाया जाता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल में इस मात्रा का सामान्य स्थिति से कम होने की अवस्था में एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। तो वही है, हीमोग्लोबिन को अगर सामान्य स्थिति से कम हो गया है, 12 से 16 ग्राम से कम हो गया है, बेसिकली 10 से अगर कम हो गया है, तो हमें उसे बोलते हैं एनीमिया, ठीक है। ये 3 टाइप की डिग्री होती है, एक होता है माइल्ड, एक होता है मॉडरेट, एक होता है सीवियर। माइल्ड मतलब उसका जो हीमोग्लोबिन है 8 से 10 के बीच में है, ठीक है, 8 से 10 ग्राम के बीच में। मॉडरेट मतलब, माइल्ड मतलब बहुत कम ही, ऐसी ज़्यादा सीवियर कंडीशन नहीं आई है, बहुत ही कम रेंज में उसका खून की कमी है। मॉडरेट मतलब उसका 8 ग्राम से कम हो जाना, मतलब उसको थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की। इसमें माइल्ड में मतलब हम उसको सिर्फ डाइट बढ़ाने के लिए या अपना ध्यान रखने के लिए बोल सकते हैं। मॉडरेट मतलब उसमें खून की कमी थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो हम उसको सप्लीमेंट्स देने के लिए, उसकी डाइट इम्प्रूव करने के लिए बोल सकते हैं। सीवियर में 7 ग्राम से कम हो जाता है, सीवियर एनीमिया में, तो उसका खून में कमी बहुत ज़्यादा हो गया, हम इसे एडमिट होने के लिए हॉस्पिटल में रेफ़र कर सकते हैं, या उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप के एनीमिया होते हैं, मतलब इनके हीमोग्लोबिन की रेंज के हिसाब से इनको हम बोलते हैं माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। फिर लक्षण क्या होता है एनीमिया के, थकान, चक्कर आना, कमज़ोरी होना, खून की कमी होने से बॉडी में ये लक्षण दिखाई देते हैं, बुखार आ जाता है, कंसंट्रेशन नहीं होता, त्वचा और नाखून का पीला पड़ जाता है, ठीक है। तो ये याद रखो,
जब खून की कमी होती है तो पीलापन आता है शरीर में, है ना, उसकी जो स्किन है और उसकी जो नाखून है वो पीले होने लगते हैं। उसके बाकी और क्या हो सकता है, दिल की धड़कन बढ़ सकती है, चक्कर आते हैं, थकान होने लगती है, सर दर्द होता है, ठीक है, खून की कमी होने से ये सब चीज़ें उसको देखने को मिलती है। समझ आया, ये लक्षण है, ठीक है। इसके बाद है एनीमिया के प्रकार, कितने टाइप का होता है एनीमिया। देखो, एक तो होता है रेंज के हिसाब से कि कितनी खून की कमी हो रही है, उस हिसाब से हम डिवाइड कर रखा था, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। एक होता है कि एनीमिया के प्रकार, लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी को विघटन होने पर उसको हो जाता है, ठीक है। अगर उसके अंदर में थैलेसीमिया बोलते हैं इस चीज़ को ना, अगर उसके ब्लड में आरबीसी की कमी हो रही है, ठीक है, जैसे कि ये ऊपर तुम्हें दिख रहा था कि ये नॉर्मल ब्लड है और ये उसका एनीमिया वाला ब्लड है, तो ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये आरबीसी सेल है, रेड ब्लड सेल है, ठीक है। तो अगर उसके खून में इन रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है तो एनीमिया डेवलप हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है आयरन की कमी होना, ठीक है। अगर बॉडी में आयरन की कमी होती है तो जो हीमोग्लोबिन है, जो रेड ब्लड सेल है, वो नहीं बन पाती है तो खून की कमी हो जाती है। फॉलिक एसिड की कमी होने से, विटामिन B12 की कमी होने से, हुकवर्म के कारण एनीमिया। हुकवर्म क्या होता है ना, एक कीड़ा टाइप का, एक वर्म जैसा होता है। हुकवर्म एक कीटाणु है जो हमारी इंटेस्टाइन में, हमारी आंतों में एंटर कर जाता है। उसके बाद हमारी आंतों में ना खून बहने लगता है, अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होने लगती है, तो उस ब्लीडिंग की वजह से हमारे अंदर खून की कमी आ जाती है, जिससे एनीमिया हो जाता है। समझ आया। तो इन चीज़ों की, जैसे लाल रक्त कोशिकाओं, आयरन की कमी, फॉलिक एसिड की कमी, विटामिन B12 की कमी और हुकवर्म के कारण उसको एनीमिया हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट, उपचार क्या क्या करते हैं एनीमिया वालों के। रोगी को शारीरिक विश्राम देना चाहिए, उच्च प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए, उसकी प्रोटीन को इंक्रीज करने के लिए आयरन 200 mg लेना चाहिए, ठीक है, आयरन देना है उसको। फॉलिक एसिड 0.5 या विटामिन B12 देना चाहिए, ठीक है। तो जब भी कोई आयरन खाता है ना, जब भी कोई किसी को हम आयरन देते हैं, पहले तो जो खून की कमी वाली महिला है उसको जो आयरन है वो 200 मिलीग्राम तक देना है, और जो आयरन खाता है उसको हम फॉलिक एसिड या विटामिन B12 देते हैं, क्योंकि ये आयरन को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। ये नहीं खाते हैं तो आयरन बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, ठीक है। गर्भावस्था में प्रोटीन की मात्रा अधिक करो क्योंकि उसमें फिर खून अधिक बनेगा। PPH या APH अधिक होने पर तुरंत इलाज कराओ। PPH का मतलब पोस्ट पार्टम हेमरेज, पोस्ट पार्टम हेमरेज मतलब डिलीवरी होने के बाद खून बहने लगता है। APH मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे ही उसको खून आ रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से अगर उसका ब्लड लॉस हो रहा है, बॉडी में से ब्लड जा रहा है, तो उन चीज़ों का तुरंत इलाज कराना है। टॉक्सीमिया का तुरंत इलाज कराना है। एंटीनेटल क्लिनिक में जांच कराना है, ठीक है, उसको एंटीनेटल क्लिनिक में जाके उसकी विजिट करानी है। आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन देना चाहिए, ठीक है, उसको हम, अगर उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आ रही है तो हम वो भी दे सकते हैं। तो ये उपचार है सिंपल। उसकी डाइट इंप्रूव करो, ठीक है, आयरन बढ़ाओ, आयरन टेबलेट्स दो, प्रोटीन बढ़ाओ, कोई APH वगैरह है तो उसका इलाज कराओ, एंटीनेटल क्लिनिक विजिट में लेके जाओ, और उसको जो है पूरा का पूरा रेस्ट दो, रोगी को रेस्ट करने के लिए बोलो। समझाया। ये होते हैं एनीमिया के उपचार। इसके बाद आता है गर्भावस्था में रक्तलापता का प्रभाव, ठीक है। इसमें हो किस वजह से जाता है कि अगर क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को एनीमिया हो गया है, ठीक है। तो माता में क्या होगा, उसको टॉक्सीमिया उत्पन्न हो सकता है, उसको इन्फेक्शन हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, उसका लेबर जल्दी हो जाएगा, ठीक है, शॉक में जा सकती है महिला, ठीक है, उसको प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, स्तनपान उसका ठीक से नहीं, वो ब्रेस्ट फीडिंग ठीक से नहीं करा पाएगी, ठीक है। तो उसके अगर गर्भावस्था के टाइम पे खून की कमी हो गई है तो उसको ये चीज़ प्रभाव उसके ऊपर पड़ेंगे, ये अफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर, इन्फेक्शन, हार्ट फेलियर, शॉक, ब्रेस्ट फीडिंग ठीक से नहीं कराना, जल्दी से उसका बच्चा जल्दी पैदा हो जाना, ठीक है। और गर्भ में क्या होगा, गर्भ के अंदर शिशु की मृत्यु हो सकती है,
बच्चा कमज़ोर पैदा हो सकता है, बच्चा होते ही मर सकता है, ठीक है, अपरिपक्व लेबर हो सकता है, जल्दी से जल्दी उसका डिलीवरी हो सकती है, ठीक है। वैसे 9 महीने में हो सकती है, लेकिन अगर खून की कमी है तो वो 7वें महीने में शायद हो सकती है, ठीक है। बच्चा अंदर ही मर सकता है क्योंकि उसको पूरा पोषण और पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, ठीक है। बच्चा कमज़ोर पैदा हो जाता है, बच्चे की मौत हो सकती है। ये अफेक्ट पड़ते हैं माता पे और ये अफेक्ट पड़ते हैं बच्चे पर, ठीक है, अगर खून की कमी है तो। समझ आया? इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी रिस्क फैक्टर है। हमने एक्टोपिक प्रेगनेंसी मैंने तुम्हें बताया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो होता है अगर यूट्रस के अलावा उसके सिर्फ ये पार्ट होता है यूट्रस, ये हमारा है यूट्रस, नॉर्मल जो ओवम है वो आके हमारा इस जगह पर ही धंसता है। अगर इस जगह के अलावा किसी और पार्ट में उसका इम्प्लांट हो गया है तो उस प्रेगनेंसी को बोलते हैं हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फिर इस प्रेगनेंसी को कैरी नहीं ना कर सकते, है ना, इसको लेके थोड़ा ना जा सकते हैं, इस तरह से बच्चा थोड़ा ना पैदा हो सकता है, ठीक है। तो परिभाषा है डिंब का गर्भाशय के बाहर सामान्यतः फैलोपियन ट्यूब में आरोपित होने पर विकसित होने की अवस्था अस्थानिक गर्भावस्था कहलाती है। अस्थानिक गर्भावस्था एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब वहाँ जो इसका प्रॉपर स्थान था वो वहाँ पर नहीं हुई है, किसी और जगह पर हुई है, ठीक है। निषेचित डिंब के आरोपित होने पर असामान्य स्थान कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ पर हो जाता है? फैलोपियन ट्यूब में, डिंब नली ये होती है फैलोपियन ट्यूब, इसमें बच्चा इम्प्लांट हो जाता है। उदर गुहा में, उदर गर्भ में, इस जगह पे बच्चा इम्प्लांट हो जाता है। ओवरी में हो जाता है, अंडाशय में, ठीक है। रेडोमेट्री होम गर्भ में हो जाता है, ठीक है। इस जगह बस यूट्रस में नहीं होता, बाकी सब जगहों पर वो इम्प्लांट हो सकता है, ठीक है। ये होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। समझ आया? कारण क्या होते हैं उसका? अच्छा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण होते हैं, 10 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या टॉपिक है? ये खत्म करना था। कारण होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कि जन्मजात विकृति, फैलोपियन ट्यूब में अत्यधिक लंबा होना, ठीक है। जन्मजात विकृति मतलब उसको जन्म से ही कोई डिफेक्ट है उसकी बॉडी में जिसकी वजह से उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है। पहले इन्होंने बोला है फैलोपियन अधिक लंबा होना। ये जो फैलोपियन ट्यूब है ना, अगर ये कुछ ज़्यादा ही लंबी है, ये वाला पोर्शन अगर कुछ ज़्यादा ही लंबा है तो इनका जो अंडा है वो यहाँ से ले जाके यूट्रस तक नहीं आ पाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो यही इम्प्लांट हो जाता है। समझ आया? अगर ये उसको जन्मजात डिफेक्ट है, माता के अंदर ये डिफॉर्मिटी है, पैदा ही वो ऐसी हुई है, तो फैलोपियन ट्यूब अगर इस तरह से ज़्यादा लंबी है तो बच्चा यहीं पर इम्प्लांट हो जाता है, समझ आया? उसके बाद है श्रोणि प्रदाह संक्रमण होना, मतलब उसका जो पेल्विस एरिया है उसमें कोई इन्फेक्शन है, ठीक है। अंत जरायु गर्भ निरोधक उपकरण का प्रयोग करना, ठीक है। उसने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव्स खाई हैं, ठीक है, तो उस वजह से उसको हो सकता है। गर्भ निरोधक गोलियां खाने की वजह से हो सकता है। पुरानी अस्थानिक गर्भावस्था का इतिहास, उसको कोई हिस्ट्री है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की तो उसको दोबारा से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। चिन्ह क्या क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं? मासिक क्रम में अनियमितता, ये तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी दिखाई देते हैं। निचले हिस्से में पेट दर्द, तो किसी को अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके नीचे वाले हिस्से में पेट दर्द होता है। श्रोणि प्रदेश में तनाव, उसकी पेल्विस एरिया में उसको तनाव जैसा महसूस होता है, ठीक है, स्ट्रेस जैसा फील होता है उस जगह पे। योनि मार्ग से रक्तस्राव, उसके जो योनि है, उसकी जो वजाइना है, वहाँ से उसको ब्लीडिंग होती है, ठीक है। ये सब लक्षण होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। जांचें क्या होती हैं? उसको मूत्र द्वारा गर्भ जांच कराना चाहिए, उसका जो है विजुलाइजेशन कर सकते हैं, उसके गर्भ की जांच कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड करवाना है, रक्त द्वारा गर्भ जांच करनी है, उसके ब्लड सैंपल्स लेने हैं, ठीक है। ये सब हमें उसको जांच करानी है। जैविक उपचार क्या है? जैविक चिन्हों को देखना, उसको क्या क्या उसके लक्षण आ रहे हैं वो देखने हैं। पहले तो आवश्यकता अनुसार आईवी फ्लूइड चढ़ाना, उसको आईवी फ्लूइड्स दो। आवश्यकता अनुसार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना, अगर खून ज़्यादा बह गया है, खून की कमी हो गई है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। या साल्फिंजेक्टोमी एंड
हिस्टेक्टोमी करने के लिए तैयार करना। तो अगर किसी को बच्चे की ज़रूरत नहीं है और उसको साल्फिंजेक्टमी और या हिस्टेक्टमी कर सकते हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ साल्फिंजेक्टमी हिस्टेक्टमी क्या होती है। साल्फिंजेक्टमी में का मतलब होता है कि ये फैलोपियन ट्यूब को काट देते हैं, ठीक है, इस हिस्से को काट के अलग कर देते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब को काट के अलग कर देते तो यही नहीं रहेगा, तो यहाँ एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं होगी। हिस्टेक्टमी मतलब यूट्रस का कोई पार्ट काट के अलग कर देते हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है हिस्टेक्टमी। तो ये ट्रीटमेंट में होता है, समझाया। साल्फिंजेक्टमी बोलते हैं हम रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब और हिस्टेक्टमी बोलते हैं हम रिमूवल ऑफ यूट्रस, समझाया। इन हिस्सों को काट देते हैं।